पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं यानी सनलाइट जब पड़ता है तो आपको ध्यान देगा इस पे काफ़ी सुनहरा रंग बिरंगा कलर दिखाई देता है। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। तो स्टूडेंट इस समय जो है आपके 10 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि चैप्टर नंबर 10 में जो है आपका एक टॉपिक विवर्तन है। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो विवर्तन का भी टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुका है, विवर्तन और ध्रुवण, ठीक है, यानी कि पोलराइजेशन। ये दोनों टॉपिक हट गए हैं। तो अगर ये दोनों टॉपिक हट गए हैं तो चैप्टर नंबर 10 जो है आपका वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 में क्या हटा है और क्या चीज़ बचा है उसको डिस्कस करने वाले हैं, और जो सिलेबस बचा हुआ है उसको किस तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर में क्या चीज़ बचा है और क्या चीज़ निकल गया है, ठीक है। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि क्या चीज़ निकल गया है तो अगर अब वो सारी चीज़ें भी हम चैप्टर में पढ़ते चलेंगे जो निकल चुका है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे नुकसान ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए चैप्टर नंबर 11 में जो आपका हट गया है सबसे पहले बात उसकी करते हैं। तो जो आपके सिलेबस से हटा है वो डेविस तथा जर्मर का प्रयोग, ठीक है। आपको पता होगा एक एक्सपेरिमेंट था, डेविस तथा जर्मर का प्रयोग तथा जर्मर का प्रयोग, ठीक है। तो ये जो है आपके सिलेबस से हट चुका है। इसके बाद जो चीज़ें आपकी बची हैं वो सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद इसमें बचा क्या क्या है वो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि क्या क्या हमें स्टार्ट करना है। इसमें जो पढ़ना है हमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हम किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो ये है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा जो आपका है आपको पढ़ना प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, यानी कि इसको प्रैक्टिकली हमको समझना है, ठीक है। सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं बनेगा, इसको प्रैक्टिकली समझना भी है। चौथा जो आपको पढ़ना है प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश तरंग सिद्धांत, यानी प्रकाश विद्युत के प्रभाव का क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है, ये किस तरीके से कार्य करता है, और साथ ही साथ हमें जो है प्रकाश तरंग के सिद्धांत को भी स्टडी करनी है, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश तरंग का सिद्धांत तथा प्रकाश तरंग का सिद्धांत, ठीक है। ये चीज़ें जो है पढ़नी है। उसके बाद जो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है, काफ़ी कुछ पढ़ना है। जो इस चैप्टर में आपको पता होगा सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला जो टॉपिक है वो आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, ठीक है। और आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से आपके सिर्फ बोर्ड एग्जाम में ही नहीं बल्कि एंट्रेंस एग्जाम में भी अच्छे खासे क्वेश्चन उठा के पूछता है, ठीक है। तो जो आपको इसमें पांचवा टॉपिक पढ़ना है वो ये है, ध्यान से देखिए पांचवा टॉपिक जो पढ़ना है। अच्छा ये चीज़ें जो है देखिए हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर किसी भी चैप्टर के बारे में हम थोड़ा सा पहले से ही नॉलेज ले लें, ठीक है, कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने में ना काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, बहुत ही जो है हेल्प मिलती है। तो चलिए देखते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है, ये चीज़ पढ़ना है। और इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो प्रकाश कणीय प्रकृति यानी फोटॉन, प्रकाश की कणीय प्रकृति, ठीक है। अब अच्छा ध्यान से समझिए कणीय प्रकृति में क्या
थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, ठीक है। कणीय प्रकृति यानी कि यहाँ पे प्रकाश की क्या करनी है, हमें द्वैत प्रकृति पढ़नी है। यानी कि प्रकाश में जो है तरंग के साथ साथ पार्टिकल यानी कण का भी गुण पाया जाता है, तो वही चीज हमें यहाँ पे स्टडी करनी है, ठीक है। तरंग के साथ साथ उसमें कण की प्रकृति कैसे पाई जाती है उसका हमें प्रूफ और एनालिसिस देना होगा, ठीक है। तब हमें जाके ये चीज स्पष्ट हो पाएगा कि प्रकाश में तरंग के साथ साथ कण का भी गुण पाया जाता है, ठीक है। वही इस चैप्टर का मेन मोटो भी है, ठीक है। उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो द्रव्य की तरंग प्रकृति, द्रव्य की तरंग प्रकृति। ओके स्टूडेंट, तो ये इतनी चीजें पढ़नी। 8वां आपका डेविस तथा जर्मन का प्रयोग है जो कि हट चुका है, तो उसको हम लिख नहीं रहे हैं, लिखने से कोई फायदा नहीं। अब यहाँ पे जो आपकी डुअल नेचर की बात की जा रही है यानी द्वितीय प्रकृति, यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं। यहाँ हम एक बार कणीय प्रकृति यानी पार्टिकल के गुण पढ़ने हैं और उसके बाद हमें पढ़ने हैं तरंग की प्रकृति, ठीक है। यानी कि वेव नेचर कैसे पाया जाता है, वेव नेचर के बारे में हालांकि हमने चैप्टर नंबर 10 में काफी डिटेल में पढ़ा है, वही सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल के बारे में पढ़ना है, कणीय प्रकृति के बारे में पढ़ना है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके सिलेबस की चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। अब एक काम और करिए आप लोग, हमको जरा ये बता दीजिए आप लोग कमेंट करके कि जैसे कि आपका 10 चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, बचा हुआ आपका 4 चैप्टर। ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मतलब थोड़ा सा लंबा खींचेगा, मान के चलो 6 लेक्चर इस चैप्टर में बनेगा। बाकी उसके बाद आपके चैप्टर नंबर 12 और 13, ये जो चैप्टर है काफी छोटे छोटे चैप्टर है, ये तो 3-3 लेक्चर के काम है, ठीक है। ये काफी इजी में हो जाएगा और उसके बाद एक चैप्टर आपका और बचेगा, चैप्टर नंबर 14, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू कर दें या आपको एक आध जो मतलब पार्ट फर्स्ट के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर दें, ठीक है। क्योंकि पार्ट फर्स्ट के आपके 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल हो चुके हैं, तो 6, 7, 8, ठीक है, 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल और बचे हैं। तो अगर आप लोग कहिए तो पहले न्यूमेरिकल की सीरीज कंप्लीट कर देते हैं, पार्ट 1 का पूरा, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, अदरवाइज इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग फटाफट जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके जो है बता दीजिए कि आपका ये सिलेबस आगे कंटिन्यू किया जाए या पार्ट फर्स्ट के जो आपके 3 चैप्टर बचे हुए हैं उसके जो है न्यूमेरिकल की सीरीज जो है हम कंप्लीट करवा दें, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल उसी तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, उसी तरीके से हम आपके सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और तैयारी लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग करवाएंगे बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि तैयारी जो है, तैयारी के बारे में बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन से लेके आपको कोई आइडिया नहीं है कि तैयारी कैसे करें, वो मैं अपने अकॉर्डिंग करवाऊंगा। तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिए और तब तक जो हम चैप्टर नंबर 10 के सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को जो है डिस्कस कर देते हैं। हालांकि बिहार बोर्ड वालों का काफ़ी कमेंट्स आता है कि सर जी हम लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न ज़्यादा आता है, तो उनके लिए भी कुछ वीडियो जो है प्रोवाइड करा दिया जाए और आप लोगों को भी जो है इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला, क्योंकि इस चैप्टर नंबर 10 आपका जो है कंप्लीट हो ही गया, तो इसके जितने भी बहुविकल्पीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से देखिए एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट और पहला क्वेश्चन है कि जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई जल है, मतलब ये कोई जैसे मान लो बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, एक तेल गिरा दिया, तेल का ये हल्का सा लेयर है, ठीक है, ऑयल गिरा दिया है। तो इसके ऊपर अगर ऑयल का हल्का सा लेयर है, तो जब इस पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं यानी सनलाइट जब पड़ता है तो आपको ध्यान देगा इस पे काफी सुनहरा रंग बिरंगा कलर दिखाई देता है, ठीक है। उसका मुख्य कारण क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, पहला ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। दूसरा दिया हुआ है आपका प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। तीसरा आपको दिया गया है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, और फोर्थ ऑप्शन जो है आपको दिया गया है प्रकाश का विवर्तन। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा, जरा दिमाग लगाओ और बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट कमेंट कीजिए।
विवर्तन। ठीक है, तो स्टूडेंट फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि 2 सही होगा कि 3 सही होगा। अगर नहीं भी पता तो जरा ध्यान से देखिए। आपको हमने बताया था कि भाई रंग बिरंगा कलर मिलने का मतलब क्या है? रंग बिरंगा कलर मिलने से मतलब यह है कि प्रकाश की जो तरंगें आ रही हैं, जो प्रकाश की लाइट इस आयल पर पड़ रही है, तो यहां पे प्रकाश का विवर्तन तो हो नहीं सकता। विवर्तन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विवर्तन जो है, जैसे ही मान लीजिए जब भी कोई प्रकाश किरण एक पतले छिद्र से होकर गुजरता है तो कुछ प्रकाश किरण सीधी जाती हैं और कुछ जो यहाँ किनारों पर पड़ती हैं वो हल्का सा मुड़ जाती हैं, तो ये विवर्तन की घटना कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ विवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरी बात है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण में क्या होता है? प्रकाश जो है अपने रंगों में अलग हो जाती है। तो यहाँ पे वर्ण विक्षेपण पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे प्रकाश की रंगें जो है विभक्त नहीं हो रही हैं, यानी आयल सरफेस जो है वो क्या कर रहा है? प्रिज्म का काम नहीं कर रहा है कि प्रकाश किरणों को अलग कर दे। जो आपका सेकंड ऑप्शन है प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, तो यहां प्रकाश का पोलराइजेशन भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कि प्रकाश किरणें जो है आ रही हैं तो वो सभी लंबवत, प्रकाश का ध्रुवण का क्या मतलब है कि अगर प्रकाश किरण आती है तो वो सभी संभव दिशाओं में कंपन करती है। लेकिन पोलराइजेशन का क्या काम है? पोलराइजेशन क्या करता है कि वो प्रकाश किरणें जब किसी मीडियम से होकर गुजरती हैं तो वो क्या करती हैं? सभी संभव दिशाओं में ना कंपन करके एक निश्चित दिशा में कंपन करने लगती हैं। ठीक है, वो प्रक्रिया प्रकाश का पोलराइजेशन कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। तो यहाँ पे वो भी नहीं है। आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, यहाँ पे व्यतिकरण। व्यतिकरण में क्या है कि जब कोई भी दो प्रकाश किरण जैसे मान लो इस सतह पर पहुंचे तो यहां से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी हाइगन्स के सिद्धांत के अनुसार, उन द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण के सिद्धांत के फलस्वरूप कहीं प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम और कहीं मिनिमम, जहां मैक्सिमम दिखाई देगी वहां चमकदार फ्रिंजें प्राप्त होंगी, यानी चमकीले कलर मिलेंगे। और हमने कहा भी था कि अलग अलग कलर के लिए पट्टियां जो है अलग अलग प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो प्रकाश का व्यतिकरण है। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन सुन लीजिए। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को बताना है। पहला तीव्रता, दूसरा चाल, तीसरी आवृत्ति और चौथी तरंगदैर्घ्य। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपको बताना है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में, हाँ प्रैक्टिस सेट में जो है डिस्कस कर चुके हैं। चलिए तब फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है आपका 2016 में पूछा गया है कि निम्न में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो वेग होगा वो किस रंग का होगा? भाई मीडियम चेंज हो रहा, तो 4 कलर आपको दिए गए हैं। पहला लाल दिया गया है, दूसरा पीला दिया गया है, तीसरा जो है आपको हरा दिया गया है और चौथा जो है आपका बैगनी दिया गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेग जो है आपका लाल का होगा, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य भी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रकाश सरल रेखीय गति में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य, 4 ऑप्शन दिया। पहला, इसका वेग बहुत अधिक है, इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम है, वातावरण के ऊपरी सतह पर आपतित होता है, वातावरण द्वारा अवशोषित नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है कि इसका तरंगदैर्घ्य जो है बहुत कम है, इस वजह से सरल रेखीय में चलता हुआ प्रतीत होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका, डॉपलर प्रभाव निर्मित होता है, ध्यान से सुनिएगा। 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है
स्रोत जब गतिशील हो तब डॉपलर प्रभाव क्रिएट होता है। स्रोत जब गतिशील हो, ठीक है। दूसरा, संसूचक गतिशील हो। संसूचक, अच्छा संसूचक समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बता रहा हूं भाई अगर नहीं आ रहा। तीसरा ऑप्शन आपका है, ध्यान से समझिएगा, डॉपलर प्रभाव की बात है, अभी रिसेंटली में मैंने पढ़ाया। दोनों दोनों 1 व 2, ठीक है, दोनों। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। भाई देखिए भाई, डॉपलर प्रभाव के लिए क्या जरूरी था? एक ऑब्जर्वर था, एक सोर्स था, दूसरा ऑब्जर्वर था। सोर्स को हम बोलते हैं स्रोत या, ठीक है, ऑब्जर्वर को श्रोता या संसूचक बोलते हैं, यानी जो हमें सूचना देता है, ठीक है। भाई यहाँ पे जो खड़ा है उसको आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची, जब तक ये सूचना नहीं देगा तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आवाज पहुंची या ना हो पहुंची? तो ये हमारा संसूचक होता है और ये जो है सोर्स होता है। अब अगर दोनों फिक्स हैं तो जो फ्रीक्वेंसी की साउंड ये क्रिएट करेगा वही फ्रीक्वेंसी की साउंड ये सुनेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। और डॉपलर इफेक्ट में क्या है? फ्रीक्वेंसी में जब आभासी परिवर्तन होता है तो आभासी परिवर्तन कब होगा? या तो ये इधर उधर गति करे या तो ये इधर उधर क्या करे? मूव करे, ठीक है। चाहे ये गति करे चाहे ये गति करे, दोनों के गति से डॉपलर इफेक्ट क्रिएट होता है। तो ऑप्शन पे जाओ ध्यान से, जब स्रोत गतिशील हो, ये भी सही है। संसूचक गतिशील हो, ये भी सही है, ठीक है। तो अब हमें ऑप्शन तो एक ही टिक करना है, लेकिन सही आपके दो ऑप्शन है। तो ये क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जो दोनों को बता रहा हो? ये देखो तीसरा दोनों को बोल रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो करेक्ट आंसर जो है आपका, यही जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट थियरी के क्लियर रहेंगे तो चाहे आपका बहुविकल्पीय हो या लघु उत्तरीय हो या अति लघु उत्तरीय हो, सारे क्वेश्चन आपके फटाफट सॉल्व होते चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि आप लोग कमेंट करके बताइए आपका न्यूमेरिकल किया जाए या फिर सिलेबस आगे किया जाए, जल्दी से जो है आप लोग कमेंट कर दीजिए। जैसा आप लोग कहेंगे वैसा किया जाएगा। तो इस चैप्टर में ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे जिसको हमने डिस्कस किया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जैसा आपका चॉइस होगा उसके अकॉर्डिंग।